तो आज हम बात कर रहे हैं सुनंदा पुष्कर की। उनके जीवन और उनकी जो रहस्यमयी मौत हुई उससे जुड़े हालात पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एन मिस्टीरियस टोड सुनंदा पुष्कर ट्रैजिक गहीस्टे, मतलब एक रहस्यमयी मौत सुनंदा पुष्कर की त्रासद कहानी, इस शीर्षक वाले दस्तावेज से है। तो इन दस्तावेजों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी जिंदगी के जो अहम मोड़ थे, रिश्तों में उतार चढ़ाव और खास तौर पे वो 17 जनवरी 2014 की रात, उस रात क्या हुआ जैसा इन पेपर्स में बताया गया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दुखद अंत की कहानी नहीं है। जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये तो हाई प्रोफाइल रिश्तों, लोगों की अपनी एम्बिशंस और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला, उनका एक बहुत उलझा हुआ जाल सा लगता है। सुनंदा की कहानी अपनी शर्तों पर जीने वाली कहानी भी लगती है ना? हाँ, उनकी शुरुआत अगर देखें तो जन्म 1962 में कश्मीर के सोपोर में। एक जमींदार कश्मीरी पंडित परिवार था। पिता सेना में कर्नल थे। फिर श्रीनगर में कॉलेज और उसी दौरान होटल सेंटोर में पार्ट टाइम काम। वहीं उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट मैनेजर संजय रैना से। अच्छा। प्यार हुआ और 1986 में घरवाले राजी नहीं थे शायद, पर उन्होंने शादी कर ली। फिर दिल्ली आ गई, फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया। पर यह रिश्ता ज्यादा चला नहीं। संजय से मतभेद हुए और तलाक हो गया। और फिर उन्होंने अपने पिता का नाम अपनाया, पुष्कर। ये शायद अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश थी। लगता तो यही है, मतलब एक नई शुरुआत। खैर वो रुकी नहीं। 1988 में दुबई चली गई। हाँ। टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी की। फिर 1991 में दूसरी शादी की मलयाली बिजनेसमैन सुजीत मेनन से। और दिलचस्प बात ये कि सुजीत मेनन वो संजय रैना के दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहाँ उनकी अपनी वो आगे बढ़ने की चाह दिखती है। उन्होंने खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली, एक्सप्रेशंस, बड़े बड़े फैशन शो किए, कॉन्टैक्ट्स बनाई। ये दिखाता है कि वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं रहना चाहती थी, अपनी पहचान, अपनी आर्थिक मजबूती वो बना रही थी। सही कहा। लेकिन फिर एक और दुखद मोड़ आया। 1997 में सुजीत मेनन की दिल्ली में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हाँ, और खबरें ये भी थीं कि वो शायद डिप्रेशन में थे। ऐसी बातें थी। इसके बाद सुनंदा बेटे शिव के इलाज के लिए कनाडा गई, वहां की नागरिकता भी ली। लेकिन उनका बिजनेस चलता रहा, बढ़ता रहा और उन्होंने काफी अच्छी खासी दौलत बनाई। करीब 113 करोड़ की उनकी अपनी संपत्ति थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है शशि थरूर की। उनका अपना सफर भी काफी प्रभावशाली रहा है। सेंट स्टीफेंस, फिर फ्लेचर स्कूल से पीएचडी, यूएन में लंबा करियर, फिर 2 शादियां और उसके बाद राजनीति में आना। हाँ, तरूर की पहली शादी तिलोत्तमा मुखोपाध्याय से हुई थी। जुड़वां बेटे हैं, फिर तलाक हो गया। दूसरी शादी 2007 में क्रिस्टा गाइल से, जो यूएन में ही सहकर्मी थी। फिर वो राजनीति के लिए भारत आए, क्रिस्टा ने भी साथ दिया। 2009 में चुनाव जीते, विदेश राज्य मंत्री बने। तो ये 2 अलग दुनियाएं मिली कैसे? जो जानकारी है उसके मुताबिक पहली मुलाकात दुबई में एक पार्टी में हुई थी। फिर दिल्ली में जितिन प्रसाद की शादी में मिले और नजदीकियां बढ़ीं। अच्छा। और इसी दौरान थरूर का क्रिस्टा गाइल से अलगाव भी हुआ। खबरें तो ये भी थीं कि क्रिस्टा ने थरूर और सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कहा था कि वो रिश्ता खत्म कर रही हैं। जल्दी थरूर और सुनंदा का रिश्ता पब्लिक हो गया, लेकिन तभी वो आईपीएल वाला विवाद सामने आ गया। हाँ, वो बड़ा मामला था। ललित मोदी ने आरोप लगाया कि थरूर ने कोची टीम में सुनंदा को करीब 75 करोड़ का हिस्सा दिलाने के लिए अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और ये आईपीएल विवाद सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, ये शायद उनके इस हाई प्रोफाइल रिश्ते पर जो बाहरी दबाव थे, जो जांच थी, उसकी पहली बड़ी निशानी थी। और इसी बीच थरूर ने सुनंदा को प्राइसलेस कहा था। वो बयान भी काफी चर्चा में रहा। हाँ, और इस विवाद के चलते थरूर को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। काफी बड़ा झटका था ये। जी। और फिर अगस्त 2010 में दोनों ने केरला में शादी कर ली। ये दोनों की ही तीसरी शादी थी। शादी के बाद की जिंदगी बाहर से तो बड़ी ग्लैमरस दिखती थी। थरूर राजनीति में व्यस्त, सुनंदा पेज 3 पार्टियों में, सोशल सर्किट में काफी एक्टिव थी। हाँ, और वो बेटे शिव के बॉलीवुड करियर की भी प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस चमक दमक के पीछे तनाव भी पनप रहा था। और वजह बनी पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार। थरूर के ट्विटर पर उनके साथ संपर्क को लेकर सुनंदा को शक था। हाँ, और ये शक इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर ही झगड़ा हो गया। खबरें थीं कि सुनंदा ने थरूर का अकाउंट यूज करके तरार को आईएसआई एजेंट तक कह दिया था। ये सब पब्लिक में हुआ।
बाप रे, ये तो काफी पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। बिल्कुल, और ये तनाव बढ़ता ही गया। 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली लौटते वक्त फ्लाइट में भी झगड़ा हुआ। कहा गया कि वजह ये थी कि थरूर के फोन में तरार का नंबर हरीश नाम से सेव था। ओहो, दिल्ली आकर सुनंदा घर नहीं गई, सीधे होटल लीला पैलेस चली गई। वजह बताई कि घर में सफेदी हो रही थी, एलर्जी थी। फिर 16-17 जनवरी की रात जो जानकारी है उसके हिसाब से होटल के कमरे में दोनों के बीच लंबा झगड़ा चला, सुबह तड़के करीब 4:30 बजे तक। और फिर 17 जनवरी की सुबह थरूर होटल से निकल गए। उसी शाम करीब 8:30 बजे जब वो लौटे तो उन्होंने सुनंदा को कमरे में, नंबर 345 था शायद, हाँ 345, कमरा 345 में मृत पाया। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और वो बिस्तर पर लिहाफ ओढ़े हुई थी। और कमरे से नींद की दवा एल्प्रेक्स, उसके खाली रैपर मिले जिनसे करीब 15 गोलियां गायब थीं। हाँ। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कहा कि मौत अप्राकृतिक थी, कारण दवा का ओवरडोज। लेकिन उसी रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 10 निशान भी मिले, जिनमें एक दांत से काटने जैसा निशान भी था। जी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये निशान मौत की वजह नहीं थे, पर शायद किसी हाथापाई की तरफ इशारा करते थे। तो सवाल उठा कि ये चोटें कैसे आईं? यही वो पेच है जिसने मामले को और उलझा दिया। क्योंकि शादी को 7 साल पूरे नहीं हुए थे तो कानून के मुताबिक एसडीएम की जांच हुई। हाँ, पर उस जांच में थरूर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। और पुलिस जांच भी, मामला इतना हाई प्रोफाइल था और शायद निर्णायक सबूतों की कमी भी रही, तो किसी साफ नतीजे पर पहुंचती नहीं दिखी। तो हमने देखा कि कैसे सुनंदा पुष्कर ने एक असाधारण जिंदगी जी, अपनी शर्तों पर, जिसमें सफलता थी, प्यार था, विवाद थे, और अंत हुआ एक रहस्यमयी मौत से। जानकारी यही कहती है कि मौत दवा के ओवरडोज से हुई, पर उस रात असल में क्या हुआ, वो चोट के निशान, ये सारे सवाल तो रह ही गए हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये शायद किसी की व्यक्तिगत एम्बिशन, पब्लिक लाइफ का जो जबरदस्त प्रेशर होता है वो, रिश्तों की उलझनें और एक दुखद अंत की कहानी है। हाई प्रोफाइल जिंदगी की चमक के पीछे जो तनाव छुपे हो सकते हैं, उसका एक आईना भी है शायद। सही कहा। जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सारे हालात दस्तावेजों में बताए गए हैं, जो अधूरे सबूत हैं, जो इतने पावरफुल किरदार इसमें शामिल हैं और इतने सारे अनसुलझे सवाल, क्या आपको लगता है कि इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी?